राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र कोई 10-11 साल रही होगी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसके पिता कुछ साल पहले ही बीमारी से चल बसे थे और माँ दिन रात दूसरों के खेतों में काम कर किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। उस साल गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। मीना की माँ ने भी सोचा कि अब गांव छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मीना ने माँ का हाथ थामकर कहा, माँ, एक बार खेत में फिर से मेहनत करके देखो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। अध्याय 2, पुराने कुएं की पुकार। मीना हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती और अपने खेतों की ओर जाती। बहुत समय पहले की एक बात दिन है। उसे पुराने उत्तर पीपल के प्रदेश पेड़ के नीचे छोटे से मिट्टी में गांव कुछ चमकता रामपुर हुआ में 2 दिखाई भाई दिया। रहते थे। उसने विक्रम मिट्टी और हटाई तो शुभम वहाँ एक मटका दोनों निकला, एक ही सुंदर, माँ की संतान नक्काशीदार, थे, लेकिन टूटा स्वभाव फूटा में सा। दिन रात का जैसे फर्क ही था। मीना ने उस विक्रम मटके को बड़ा उठाया, भाई था, एक धीमी तेज, आवाज आई, चालाक, धन्यवाद मीना, थोड़ा तुमने लाड। मुझे फिर से उजाले में लाया। मैं हूँ जादुई मटका, जो ईमानदार लोगों की मदद करता है। मीना घबरा गई, लेकिन मटका बोला, डर मत, मैं तेरी ईमानदारी और मेहनत से प्रसन्न हूँ। अगर तू अपने मन में कोई लालच न लाए तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। अध्याय 3, मटके का पहला चमत्कार। उसे मटका हमेशा हर रात जल्दी मीना अमीर के बनने सपनों की में चाह आता और रहती उसे थी। बताता कि वहीं खेत की शुभम मिट्टी को छोटा कैसे था, तैयार किया शांत जाए, स्वभाव का, कहाँ बीज बोने हैं और कब पानी ईमानदार डालना है। और बड़ा ही गांव सहनशील। वाले हंसते कि उनके बिना पिता पानी की धर्मपाल खेती जी कौन करता है, गांव के एक लेकिन सीधे मीना सादे ने हार किसान नहीं थे। मानी। उन्होंने एक अपने दिन खेत सुबह खलिहान जब वो और खेत पुरखों पहुंची की तो जमीन देखा कि जहाँ बीज बोए थे वहाँ नन्हे नन्हे पौधे उगाए हैं, बिना पानी के। माँ ने कहा, ये तो कोई चमत्कार है। मीना ने मटके को धन्यवाद कहा, लेकिन उसने माँ को कुछ नहीं बताया। अध्याय 4, गांव वालों का संदेह। धीरे धीरे मीना के खेत लहलहाने लगे। गांव के लोग हैरान थे कि जहां सबका अनाज एक सूख रात गया, अचानक वहां हार्ट मीना के अटैक से खेत हरे उनका कैसे। निधन हो गया। कुछ लोग कहने उस लगे समय कि वो शुभम कोई केवल जादू टोना 17 करती साल है। का था कुछ और जलने विक्रम लगे। 23 गांव का। का सरपंच रामजी धर्मपाल लाल जी के बोला, गुजरने ऐसे के तो ये बाद लड़की पूरे दोनों गांव भाइयों का के अनाज सामने छीन लेगी। जिम्मेदारियों का हमें पहाड़ पता टूट लगाना पड़ा। होगा इसका माँ राज। सरला देवी रामजी हर लाल रोज ने अपने प्रार्थना आदमी करती। भेजे कि मीना का पीछा करें। अध्याय 5, ईमानदारी की कसौटी। एक रात मीना जब मटके से बात कर रही थी तो सरपंच के आदमी झाड़ियों में छिपकर सब सुन रहे थे। अगली सुबह उन्होंने मटका चुरा लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मटका खोला, मटका गरजने लगा, तुमने ईमानदार का साथ नहीं दिया, लालच किया है, अब भुगतो। अगले ही दिन सरपंच के खेतों में आग लग गई और उसका घर गिर गया। लेकिन किस्मत को गांव कुछ वाले और डर ही गए और मंजूर था। सरपंच ने अपनी विक्रम गलती ने मानी। तुरंत पिता की उसने जमीन मटका बेचने मीना की को बात लौटा उठाई। दिया और पूरे गांव के सामने ये माफी आप क्या मांगी। कह रहे हैं? हम अध्याय भला अपने 6, पिताजी की पूरे उस गांव जमीन की को कैसे भलाई। बेच सकते हैं? मीना ने मटके से ये कहा, हमारे अगर पूर्वजों तू का वाकई मेरी मदद करना चाहता है तो पूरे गांव की मदद कर। मटका बोला, तूने यह बात कहकर साबित किया है कि तू स्वार्थी नहीं है। अब मैं पूरे गांव को आशीर्वाद दूंगा। अगले दिन गांव में बारिश हुई, कुएं भर गए और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में फिर से रौनक छा गई। भला अध्याय आशीर्वाद कोई 7, बेचता है अंतिम क्या? संदेश। वर्षों तू नहीं बीत गए, समझेगा छोटे। मीना बड़ी तुझे हो क्या गई लगता और है? गांव की सबसे गांव में पहली इस महिला छोटे से कृषि खेत से क्या वैज्ञानिक होगा? बनी। हम अगर इस उसने गांव गांव में के रहें तो बच्चों गरीबी को हमारा विज्ञान और मुकद्दर बन नैतिकता जाएगी। सिखाई, मैं तो ईमानदारी, कहता हूँ, मेहनत और तुम भी विश्वास मेरे की साथ शहर ताकत। चलो, कोई बड़ा मटका अब काम कभी करते हैं। नहीं बोला, मैं लेकिन बिजनेस गांव करूंगा। के बच्चे आज तुम्हें भी भी पीपल किसी के अच्छे नीचे काम में उसकी लगा कहानी दूंगा। सुनते हैं। सब मीना बेच और देते हैं। जादुई मटका की कहानी। नहीं भाई, मैं योजक आपके चिन्ह, साथ शहर योजक नहीं आ चिन्ह, सकता। योजक चिन्ह। इस गांव से, सीख। यहाँ की इस मिट्टी कहानी से से हमें ये मेरी सीखने बहुत को सारी मिलता यादें है जुड़ी कि हुई यदि हैं। इंसान सच्चाई मैं और इन्हें मेहनत छोड़कर से कहीं नहीं जीवन जिए जाऊंगा। तो खुद शुभम प्रकृति को भी बुरा उसकी लगा। मदद करती है। वह खेतों से जादू बहुत किसी जुड़ा हुआ मटके था। में नहीं, उसके हमारे लिए वो इरादों में मिट्टी होता माँ के है। आंचल जैसी थी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर सा गांव था। हरियाली से भरा हुआ, छोटी छोटी नदियां बहती थीं और दूर दूर तक पहाड़ों की छाया फैली थी। उस गांव में एक 18 साल का लड़का रहता था, नाम था अमर। अमर बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ही होशियार और दयालु। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वह गांव के एक बूढ़े संत बाबा की देखरेख में बड़ा हुआ। अमर दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और उसे गांव के बाजार में बेच देता था। वो हर काम को मेहनत और लगन से करता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे और बहुत उस पे खुश रहते थे। भाग 2, जादुई हिरण का आगमन। एक दिन जब अमन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई है। अमर ने इधर उधर देखा, फिर उसे एक शिकारी के जाल में हिरन अटका हुआ हिरन दिखा। उसके पंख उलझ गए थे,
अमन ने सावधानी से उसे जाल से बाहर निकला उसकी मदद की। हिरन बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। मैं कोई साधारण हिरन नहीं हूँ, मैं एक जादुई हिरन हूँ। अमर चौंक गया और बोला, अगर तुम सच में जादुई हिरन हो तो क्या तुम कुछ करके दिखा सकते हो? हिरन ने बोला, मैं तुम्हारी हर मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम मेरे जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करोगे। अमर ने वादा किया। तब हिरन बोला, अब तुम जो भी चाहोगे वो मिलेगा, यूँ सोच समझ कर मांगना। अमर ने सबसे पहले गांव की भलाई के लिए मांगा, मेरे गांव में हर कोई खुश और स्वस्थ रहे। अगले ही दिन गांव में साफ पानी का एक झरना बहने लगा और सूखी जमीन सब हरी भरी हो गई। और धीरे धीरे अमर गांव में बच्चों को पढ़ाने लगा और हिरन भी उसके साथ रहता और समय समय पर सलाह देता था। गांव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। भाग 4, राक्षस का हमला। एक दिन की बात है, एक दुष्ट राक्षस उस इलाके में आ गया। वह गांव के लोगों को परेशान करने लगा और जानवरों को मार के खाने लगा और गांव वाले डर के मारे इधर उधर छिपने लगे। अमर ने हिरन से पूछा, क्या हम इस राक्षस से लड़ सकते हैं? अमर बोला, अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है तो जादू तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बाहुबली और मजबूती से नहीं जीती जाती है, बुद्धि से भी लड़ी जाती है। अमर ने हिरन की मदद से एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाया और एक रात राक्षस को हिरन ने अपने जादुई दिमाग से उस पे वार किया और राक्षस एक जाल में फंस गया। तब राक्षस ने बोला, मुझे माफ कर दो, मैं भूखा था, मुझे खाने को जंगल में कुछ नहीं मिलता था, पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? उसी गांव के राजा ने अपने मंत्रियों से निमंत्रण भेजा और अमर की बुद्धिमानी के बारे में पता लगवाया और उसने अर्जुन को दरबार में बुलाया और 3 मुश्किल सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज है दया, क्योंकि बिना दया के धन भी व्यर्थ है। 2. वह क्या चीज है जो दिखता नहीं लेकिन हर जीव प्राणी को जीवन देती है? वो क्या है? हवा है जो दिखती नहीं पर सबको जीवन देती है। 3. तुम्हारे पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? ये सारा ज्ञान मेरे गुरु और एक जादुई मित्र से मिला है राजा साहब। राजा बहुत खुश हुआ और उसे राज्य गुरु की उपाधि दे दी। अमर ने राज्य में स्कूल खोले, गरीबों की मदद की और हमेशा अपने हिरन के साथ परोपकार करता रहा। कुछ वर्षों बाद हिरन वृद्ध हो गया। उसने अमर से कहा, अब मेरी यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन याद रखना, जादू सबसे पहले इंसान के दिल में होता है। सच्चाई, दया और ज्ञान यही असली शक्ति है। हिरन गायब हो गया और उसके पीछे एक सुनहरी पंखुड़ी छोड़ गया जो हमेशा अमर के पास रहती थी। अमर जीवन भर बच्चों को शिक्षा देता रहा और एक आदर्श नेता बन गया। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, दया और सच्चाई से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और असली जादू हमारे अच्छे कर्मों में होता है। ठंड की मार, एक गरीब की कहानी। सर्दियों की ठंडी रातें अमीरों के लिए गर्म कंबलों और हीटरों के साथ आरामदायक हो सकती हैं, लेकिन गरीबों के लिए ये किसी श्राप से कम नहीं होती। बिना छत, बिना गर्म कपड़ों के, बिना भोजन के वे ठंड की मार झेलते हैं और कई बार ये लड़ाई उनके जीवन को भी लील जाती है। ये कहानी ऐसे ही एक गरीब इंसान रामलाल की है, जो अपने परिवार के साथ हर साल ठंड के मौसम में जीवन की कठिन परीक्षा से गुजरता है। रामलाल एक गरीब मजदूर था जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता और जो भी कमाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। उसकी पत्नी सरला और 2 छोटे बच्चे सोनू और पायल इसी कमाई पर निर्भर थे। रामलाल के पास न अपना घर था, न ही कोई स्थायी नौकरी। वो कभी ईंट भट्ठों पर काम करता तो कभी किसी ठेले वाले की मदद करता। सर्दियां आते ही उसकी मुश्किलें बढ़ जाती, काम कम हो जाता और ठंड उसकी हड्डियों तक घुस जाती। उसके पास केवल एक फटी हुई शॉल थी जिसे उड़कर वो खुद को ठंड से बचाने की कोशिश करता। उसकी पत्नी और बच्चे भी पुरानी घिसी पिटी चादरों में लिपटे रहते। एक दिन ठंड अचानक बहुत बढ़ गई। तेज हवाएं चलने लगी और रातें लंबी हो गईं।
शहर के अमीर लोग ऊनी कपड़ों में लिपटे हीटर जलाकर गर्मी का आनंद ले रहे थे, लेकिन रामलाल के परिवार के लिए ये समय भयावह था। उनके पास न गर्म कपड़े थे, न ही कोई ऐसी जगह जहां वे आराम से सो सकें। रामलाल ने दिन भर काम किया और शाम को घर लौटा। उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन असली चिंता तो रात की थी। उसने देखा कि उसके बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, सरला, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, इस तरह हम ज्यादा दिन नहीं निकाल पाएंगे। सरला ने चिंता भरी आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन वह जानती थी कि कोई उपाय नहीं था। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी में जितना हो सकता था गर्मी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बाहर की ठंडी हवा उनके कमजोर शरीरों को लगातार झकझोर रही थी। रामलाल को याद आया कि शहर में कुछ संस्थाएं गरीबों को कंबल और गर्म कपड़े बांटती हैं। उसने सुबह सुबह उठकर उन संस्थाओं के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह लंबी कतारें थीं। किसी ने उसे एक पुराना कंबल दिया, लेकिन वह भी इतना पतला था कि ठंड से कोई राहत नहीं मिली। शहर की गलियों में घूमते हुए उसने देखा कि मंदिर के पास कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे थे। उसने सोचा कि अगर वह अपने परिवार को यहाँ ले आए तो कुछ राहत मिल सकती है। उसने घर जाकर सरला और बच्चों को वहाँ ले जाने की बात कही। सभी मिलकर वहाँ पहुँचे और आग के पास बैठकर थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन ये राहत भी स्थायी नहीं थी। रात होते होते लकड़ियां जलकर खत्म हो गईं और फिर वही कड़ाके की ठंड उन पर कहर बरपाने लगी। ठंड के साथ साथ भूख भी बड़ी समस्या थी। ठंड में मजदूरी और भी कम हो गई थी, जिससे खाने के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो गया। कई बार वे दिन भर भूखे रहते और रात को केवल सूखी रोटी या बचा खुचा खाना खाकर सो जाते। एक रात, जब ठंड अपनी चरम सीमा पर थी, रामलाल के छोटे बेटे सोनू की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर कांप रहा था। सरला घबराकर बोली, कुछ करो रामलाल, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन रामलाल के पास न पैसे थे, न ही कोई साधन। उसने सोनू को अपनी गोद में लिया और अपने फटे हुए शॉल में लपेट लिया, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही थीं। भाग 5, शहर के अमीर और गरीब की असली तस्वीर। इसी शहर में, जहां रामलाल का परिवार ठंड में मर रहा था, वहीं बड़े बड़े घरों में पार्टियां चल रही थीं। वहां हीटर जल रहे थे, गर्मागर्म पकवान बन रहे थे और महंगे शराब के जाम छलक रहे थे। लेकिन किसी को भी सड़कों पर ठंड से कांपते गरीबों की चिंता नहीं थी। रामलाल ने एक बार कोशिश की कि किसी अमीर आदमी से मदद मांगे, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। कुछ ने तो उसे भगा दिया, तो कुछ ने तिरस्कार से देखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 6, एक दर्दनाक रात। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। रामलाल और उसका परिवार मंदिर के बाहर पड़ी एक खाली जगह पर सोने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात को अचानक सरला की चीख सुनाई दी, रामलाल। सोनू कुछ बोल नहीं रहा। रामलाल हड़बड़ा कर उठा और उसने सोनू को गोद में लिया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने जल्दी से उसे हिलाया डुलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रामलाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी गरीबी ने उसके बेटे की जान ले ली थी। वह अपनी बेबसी पर रोता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह होते ही पुलिस आई और सोनू के शव को देखा। ये पहली बार नहीं था जब किसी गरीब ने ठंड से दम तोड़ा हो। हर साल सैकड़ों गरीब इसी तरह मर जाते थे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। रामलाल के लिए ये सदमे से कम नहीं था। उसने अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन उसके पास शोक मनाने तक की फुर्सत नहीं थी। उसे अपने बाकी परिवार के लिए जीना था। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने जब ये खबर सुनी, तो उन्होंने रामलाल को मदद देने की कोशिश की। उन्होंने उसे और उसके परिवार को एक शेल्टर होम में जगह दिलाई, जहां कम से कम ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े और कंबल थे। रामलाल की आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार को इस स्थिति से निकालकर एक बेहतर जीवन देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गरीबी और ठंड की यह कहानी केवल रामलाल की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो हर साल सर्दियों में इस पीड़ा को झेलते हैं।
हम सबके लिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास उन जरूरतमंद लोगों को देखें जो ठंड से मर रहे हैं और उनकी मदद करें, क्योंकि शायद हमारे दिए हुए एक कंबल, एक कप गर्म चाय या थोड़े से पैसे से किसी की जान बच सकती है। सर्दी का मौसम था। दिसंबर की ठिठुरती रातें अपना रंग दिखा रही थी। गांव के लोग अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और ठंडी हवाओं ने हर किसी को कपकपी में डाल रखा था। इस समय तक ज्यादातर लोग अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन एक जगह हलचल हो रही थी। गांव के बुजुर्गों का जमाव बढ़ा। गांव की चौपाल पर एक बड़ा अलाव जल रहा था। चारों ओर लकड़ियां सुलग रही थी और उनकी लपटों की रोशनी में वहां बैठे लोग कहानियों में खोए हुए थे। चौपाल के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति दादा हरिदास अपनी कहानियों के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। हर कोई उनकी कहानियों को सुनना चाहता था, क्योंकि उनमें सच्चाई के साथ साथ जीवन का एक गहरा संदेश छिपा होता था। उस रात दादा हरिदास ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी ठंडी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। सर्द रात का संघर्ष। ये कहानी तब की है जब दादा हरिदास खुद एक युवा किसान थे। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी पत्नी कमला और 3 छोटे बच्चे थे। उनकी जिंदगी खेती बाड़ी पर निर्भर थी, लेकिन उस साल फसल अच्छी नहीं हुई थी। ठंड का मौसम उनकी परेशानी और बढ़ा रहा था। एक दिन जब ठंड अपने चरम पर थी, हरिदास ने सोचा कि जंगल से लकड़ी काट कर लाना जरूरी है, वरना ठंड से परिवार का जीना मुश्किल हो जाएगा। सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता तक नजर नहीं आ रहा था। हरिदास ने अपनी चादर कसकर लपेट ली और ठंड से लड़ते हुए आगे बढ़े। जंगल पहुंचने में उन्हें काफी समय लग गया। वहां पहुंचकर उन्होंने सूखी लकड़ियां ढूंढनी शुरू की, लेकिन जंगल भी ठंड से सुन्न पड़ा था। पक्षी चुप थे, पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। हरिदास ने लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें बांधकर घर लौटने की तैयारी करने लगे। ठंड का खतरा। वापसी के दौरान ठंड और तेज हो गई। बर्फीली हवाएं उनकी हड्डियों तक को जमा रही थी। रास्ता घना और खतरनाक था। अचानक चलते चलते उनका पैर एक पत्थर से फिसल गया और वह नीचे गिर पड़े। उनके सिर पर चोट लगी और उन्हें चक्कर आने लगे। वह दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन ठंड ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। उनकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह इस ठंड में वहीं जम जाएंगे। लेकिन तभी उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा याद आया। मैं हार नहीं मान सकता, उन्होंने खुद से कहा। मानवता का दीपक। हरिदास ने जैसे तैसे खुद को खड़ा किया और धीरे धीरे चलने लगे। ठंड ने उनकी चाल धीमी कर दी थी, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। रास्ते में उन्हें एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। वह हैरान हो गए, इतनी ठंड में कोई और यहाँ कैसे हो सकता है। हरिदास ने आवाज की दिशा में जाकर देखा। वहाँ एक गरीब महिला ठंड से कांपती हुई जमीन पर पड़ी थी। उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वह बेहोशी की हालत में थी। हरिदास समझ गए कि अगर उसकी मदद नहीं की तो वह बच नहीं पाएगी। हरिदास ने अपनी चादर निकाली और उस महिला को उड़ा दी। उन्होंने उसे कंधे पर उठाया और गांव की ओर चल पड़े। ठंड ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गांव की गर्मी। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। हरिदास ने महिला को अपने घर लाया और अलाव के पास बिठाया। उनकी पत्नी कमला ने तुरंत गर्म दूध बनाया और उसे पिलाया। धीरे धीरे महिला को होश आया। उसने कांपती आवाज में बताया कि वह पास के गांव से है और जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते समय रास्ता भटक गई थी। हरिदास और उनके परिवार ने उस महिला की खूब सेवा की। उन्होंने उसे अपने घर में जगह दी और जब तक वह ठीक नहीं हुई, उसकी देखभाल की। कहानी का सबक। दादा हरिदास ने कहानी खत्म करते हुए कहा, उस रात मैंने सीखा कि ठंड केवल बाहर की नहीं होती, ये हमारे दिलों में भी हो सकती है। अगर हम दूसरों की मदद करने का जज्बा रखें, तो ठंड कितनी भी तेज हो, हमें हरा नहीं सकती। चौपाल पर बैठे सभी लोग ये सुनकर भावुक हो गए। ठंडी रात में दादा हरिदास की कहानी ने उनके दिलों को गर्माहट से भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि इंसानियत की रोशनी हर अंधेरे और ठंड को हरा सकती है। उस रात गांव के हर व्यक्ति ने मन ही मन ठाना कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और इस ठंड में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।